हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को बेसिकली हम एक और नाम से भी जानते हैं और वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। अगर इसको हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन आएगी कि इट इज़ अल्टरनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में हम दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, या तो बात हो रही है मैक्सिमम तो डीएनए के बारे में, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लिक एसिड एज अ आरएनए भी होता है एज अ जेनेटिकल मटेरियल। ठीक है, तो या तो डीएनए या आरएनए की सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन बोला जाता है। यानी कि या फिर इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट बेस। ट्रिपलेट बेस का मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि जो डीएनए या फिर आरएनए है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। एक समराइजेशन वे में हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आपके सामने एक सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो इस सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर हमें किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, क्रोमोसोम की। ठीक है, और क्रोमोसोम म्यूटेशन हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे ही हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है डीएनए की स्ट्रक्चर, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ कोइल्ड होके पैक्ड होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अगर डीएनए कोइल्ड रहता है तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कुछ इस तरीके से अरेंज होके क्रोमोसोम का फॉर्म लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात चल रही है। तो डीएनए को जब हम हिस्टोन प्रोटीन से अलग करते हैं तो इस तरह की हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलती है, और डीएनए की एक फंक्शनल सीक्वेंस या फंक्शनल सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन को हम एज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जीन है, और इसको और अगर हम ज़्यादा जूम करके देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है कि डीएनए की जो सीक्वेंस है उसमें ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसके अंदर एक पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस पेयर है और प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये आपस में जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए बेसिकली किसका बना है, डीएनए या फिर आरएनए की बात करें न्यूक्लिक एसिड में तो डीएनए जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड को अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें नाइट्रोजन बेस पेयर और प्लस हमें क्या देखने को मिलती है, पेंटोज शुगर। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस पेयर की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक बेस पेयर होता है प्यूरिन और एक बेस पेयर कहलाता है पायरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन बेसिकली एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पायरिमिडिन में जो बेस पेयर आते हैं वो आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। अब क्या होता है, ये जो बेस पेयरिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है ये एडेनिन है और यहाँ पे ये थाइमिन है। इधर अगर हम देखें तो ये साइटोसिन है और ये जो है वो ग्वानिन है। तो आप डीएनए की सीक्वेंस में देख सकते हो कि जो ये पेयरिंग होती है वो हमेशा कुछ डीएनए के पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें ओनली डीएनए, तो आप ये पेयरिंग कुछ इस तरीके से देखते हो कि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा ग्वानिन से अटैच होएगा, और डीएनए के अंदर जो एडेनिन होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से अटैच होता है, जबकि आरएनए में ये अलग होते हैं।
आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर ये पेयरिंग डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आरएनए के पर्सपेक्टिव बात करें तो यहाँ पे यू की प्रेजेंस हमें देखने को, यूरेसिल की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो आरएनए के अंदर ये पेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी। जो साइटोसिन है वो तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से ही अटैच होता है, बट आरएनए के अंदर जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल से अटैच होता है। तो इसी तरीके से हम अगर सीक्वेंसिंग की बात करें यहाँ पे तो ए टी जी सी टी ए सी सी जी, बेसिकली ये बेस जो सीक्वेंस दिखाई जा रही है ये डीएनए की है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। और अगर हम इसको डबल स्ट्रैंड करेंगे तो ये हमेशा कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगी, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके से ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है। तो अगर हम बॉन्डिंग करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल डबल ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से हमें डीएनए की सीक्वेंस देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ए जो है वो हमेशा टी जो है वो यू से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह की हमें जो सीक्वेंस देखने को मिलती है आरएनए की, और आरएनए जो है वो बेसिकली डीएनए से ही बनता है। तो इस तरीके से हमें ये सीक्वेंसिंग देखने को मिलती है। और अगर हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग की बात करें कि डीएनए से किस तरीके से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो सपोज देन हमारे पास सीक्वेंस है ए टी जी सी टी ए जी सी, ठीक है। ये मान लीजिए डीएनए का सेगमेंट यानी कि जीन है, ठीक है। और इसको देख के हमेशा हमें क्या बनाना होता है, आरएनए। तो आरएनए जो बनता है इस सीक्वेंस का जस्ट अपोजिट पोल होगा। यहाँ अगर ए है तो आरएनए में यू, यहाँ टी है तो ए, जी है तो सी है तो जी, टी है तो ए है तो यू, और यहाँ पे आ जाएगा सी और जी। ये इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है, आरएनए। स्पेसिफिक आरएनए में हम प्रोटीन बनाना है तो एमआरएनए लेंगे। अब यहाँ पे ट्रिपलेट कोडोन का मतलब होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेस आपस में इस तरीके से एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बना, एक कोडोन बना। और हर एक कोडोन जो है एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये एमिनो एसिड आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एक नॉर्मल फिनोमिना होती है डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है वो ट्रांसक्रिप्शन है। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इट इज़ ए ट्रांसलेशन, जिसको आप 6th चैप्टर मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस में विद डिटेल पढ़ेंगे। बट एज ए यहाँ पे हमें जीन म्यूटेशन, इनकी पॉइंट म्यूटेशन को समझना है तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ट्रिपलेट बेस कोडोन क्या होते हैं, पिरामिडिन प्यूरिन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और कौन किससे कितने बॉन्ड्स के साथ अटैच रहता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक जीन सेगमेंट की बात करें तो इस एक सेगमेंट में कुछ नंबर में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है। अगर इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में कहीं पे भी अल्टरनेशन हमें देखने को मिलता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन कहलाता है। और पॉइंट म्यूटेशन की बात करें स्पेसिफिक, तो क्यों बोला जाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन इसलिए बोलते हैं कि अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज आया तो उससे अगर अल्टरनेशन आ रही है डीएनए की सीक्वेंस में ड्यू टू द सिंगल बेस पेयर चेंज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, ठीक है। जीन म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के हमारे पास जीन म्यूटेशन होता है।
वैसे तो हम 3 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारे पास म्यूटेशन का टाइप है, सेकंड और थर्ड, वो रहता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सेकंड जो है वो हमारे लिए कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और थर्ड रहता है अदर टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, इस म्यूटेशन में आप देखते हो कि रिप्लेसमेंट हो जाता है नाइट्रोजन बेस पेयर का अदर नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजन बेस बाय another nitrogen base is called as substitution, ठीक है। अब क्या है, it is a cause in a single codon in genetic code which lead to change one amino acid in structure of protein। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बीच में रिप्लेसमेंट देखने को मिला है। एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस किसी दूसरे नाइट्रोजन बेस में चेंज हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। और यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होने से पूरा का पूरा एमिनो एसिड, और क्योंकि हमने अभी अभी देखा, देखो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया है तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये एक डीएनए की सीक्वेंस यानी कि जीन की सीक्वेंस थी जो राइट सीक्वेंस थी, ठीक है। इसको देख के ही तो क्या बना है, एमआरएनए, जस्ट इसका अल्टरनेटिव फॉर्म बना है, ठीक है। दूसरा, जब इसको यानी कि डीएनए से ही तो क्या बना है, आरएनए, और आरएनए के 3 कोड से एक एमिनो एसिड सेट होता है, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, और जिससे एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है। दैट इज एक नॉर्मल कंडीशन है। अब सपोज देन कहीं पे भी कुछ भी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, किसी सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर पे चेंजेस आएगा, तो डेफिनेटली ये चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एमआरएनए में भी देखने को मिलेगा। अब ये कोडोन क्या है, चेंज हो गया, तो यहाँ पे एमिनो एसिड में भी चेंज देखने को मिलेगा, जिससे कि पूरी की पूरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के अंदर, इट cause change in वन कोडोन, कोडोन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन होता है, इन जेनेटिक कोड विच लीड्स टू चेंज इन वन एमिनो एसिड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है आपके लिए सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, जिससे कि एक नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो चेंज होता है, और उस एक नाइट्रोजन बेस पेयर से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आरबीसी की वो चेंज हो जाती है, क्योंकि सिंगल म्यूटेशन यहाँ पे अकर करता है, और उससे पूरा का पूरा आपको जो है देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो एक सिकल सेल एनीमिया का ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो आप देखो, एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम पहले, नॉर्मल जीन जब होगा तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मल जीन, हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन बेसिकली अगर हम बात करूँ, तो
वो जीन के अंदर जो डीएनए है उसमें जो सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है हमें एक जीन के लिए दिख रही है, ठीक है। और यहाँ से जीन इन द सेंस यहाँ पे बात चल रही है डीएनए की, और इसको देख के हमारा क्या सेट किया जाता है, एमआरएनए। तो एमआरएनए जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन की बात चल रही है, तो एमआरएनए यहाँ पे क्या बनेगा, सी को देख के हम जी लगाएंगे, टी को देख के यहाँ पे ए आ जाएगा और सी को देख के जी, ठीक है। तो ये क्या बना, एमआरएनए, ठीक है। अब क्या है, इस एमआरएनए ये एक कोडोन बना, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे जो म्यूटेशन के लिए हमारे पास आएगा चेंज वो दिखा रही हूँ। तो GAG इस कोडोन से जो एमिनो एसिड सेट होता है वो ग्लूटामिन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ग्लूटामिन जो है एमिनो एसिड यहाँ पे बना, ठीक है। एक नॉर्मल स्टेट की बात थी ये। अब हम यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया अगर खोज करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, म्यूटेशन कहाँ होगी। अब हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन में, ठीक है। तो म्यूटेशन में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, अब म्यूटेशन वाली कंडीशन में जो जीन आएगा वो कैसा होएगा, GTG, ठीक है, और CAC। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये डीएनए है, मतलब एक जीन सीक्वेंस है, तो यहाँ पे म्यूटेशन जो है यहाँ अकर किया है, ठीक है। एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर जो है, बेस पेयर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यानी कि यहाँ नॉर्मल कंडीशन में ए था जो कि रिप्लेस हो गया टी से, और जो टी था रिप्लेस हो गया ए से, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जो एमआरएनए बनेगा वो अब कुछ अलग बनेगा। एमआरएनए को अगर हम बनाएं तो यहाँ पे एमआरएनए कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली कोडोन तो GAG होना चाहिए था, ठीक है, और अब कोडोन क्या आ रहा है, GUG आ रहा है, ठीक है। तो ये एक म्यूटेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बाकी की और एमिनो एसिड भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड तो एज इट इज है, सिर्फ एक एमिनो एसिड के चेंज होने से ये एक नॉर्मल प्रोटीन था, ठीक है। अब और इस नॉर्मल प्रोटीन से आरबीसी का जो शेप था वो बाइकनकेव इस तरीके से ही आ रहा था, आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमआरएनए चेंज हुआ, तो एमआरएनए चेंज होने की वजह से ये जो कोडोन है ये क्या है, कोडोन है। और अब ये कोडोन, पहले ग्लूटामिक एमिनो एसिड आना चाहिए था, अब ये क्या बना रहा है, वेलिन एमिनो एसिड बना रहा है। बाकी की जो चेन है वो एज इट इज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर चेंज होने से डीएनए के आरएनए का एक पूरा का पूरा कोडोन चेंज हो गया। कोडोन चेंज होने से यहाँ पे एमिनो एसिड चेंज हो गया, ग्लूटामिक से वैलिन में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि पूरी की पूरी इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज होगी, और इसकी वजह से इसका फंक्शन भी चेंज हो गया। और इस प्रोटीन से जो आरबीसी बनेगी वो कैसी बनेगी, सिकल शेप्ड बनेगी, ठीक है। पूरा डिटेल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ वन कोडोन यानी कि सिंगल चेंज हो जाने से, एक नाइट्रोजन बेस पेयर के चेंज होने से पूरा का पूरा कोडोन चेंज होगा, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, तो जिससे एक एमिनो एसिड पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर पे और उसकी फंक्शनैलिटी पे, और जिससे कि एक डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। आरबीसी का जो एक्चुअल शेप था अब वो चेंज होके सिकल शेप हो चुका है। तो आप देखोगे इस तरीके से सिर्फ एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर के चेंज होने से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया में हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि
कभी कभी ये चेंज जो है वो सम टाइम एक अमीनो एसिड में और कभी कभी मोर देन वन टाइप ऑफ कोडोन में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमेशा सिर्फ एक ही म्यूटेशन मतलब एक ही चेंज देखने को मिले, एक से ज़्यादा भी हमें बेस पेयर में चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली अगर एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर पे ही चेंजेस आता है तो हम वर्ड यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है ये इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप का है। एक तो क्या है यहाँ पे ट्रांजिशन और दूसरा हमारे पास आएगा ट्रांसवर्जन। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा वन प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन और या फिर पिरामिडिन बाय अनदर पिरामिडिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन में चेंज हो जाएगा। जो रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो प्यूरामिडिन टू प्यूरामिडिन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है पायरिमिडिन, जो कि नाइट्रोजन बेस है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, में रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो प्यूरिन के अंदर अगर हमें पता है तो हमने देखा था कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, दो तरह के नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं, एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन। ठीक है, तो मान लो डीएनए में ए था तो वो अब जी में चेंज हो गया और जी है वो ए में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चेंज देखने को मिलता है। या फिर पिरामिडिन की बात करें तो पिरामिडिन दो टाइप के थे, साइटोसिन और थायमिन। तो या तो सी टी में या फिर टी सी में चेंज हो गया। तो इस तरीके का जो रिप्लेसमेंट है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, कोई भी डीएनए की अगर सीक्वेंस के अंदर ए जो है वो जी में रिप्लेस हो रहा है और टी अगर सी में रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरामिडिन टू पिरामिडिन अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसे हम ट्रांजिशन म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, ट्रांसवर्जन के अंदर म्यूटेशन या रिप्लेसमेंट हमें प्यूरिन से किस में देखने को मिलेगी, पिरामिडिन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है वो प्यूरिन टू पिरामिडिन होती है। ठीक है, तो या फिर पिरामिडिन टू प्यूरिन भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि प्यूरिन से पिरामिडिन या पिरामिडिन से प्यूरिन के अंदर रिप्लेसमेंट देखने को मिली है। सपोज देन डीएनए की एक सीक्वेंस में ए था और नॉर्मल सीक्वेंस में जो डबल बॉन्ड टी से अटैच हो रहा था, ये एक नॉर्मल सीक्वेंस थी। और अगर मान लो हमारे पास ट्रांसवर्जन अकर कर जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है वो प्यूरिन है और प्यूरिन से ये जो बेस पेयर में म्यूटेशन हुआ और अब वो किस में, प्यूरिन से पिरामिडिन में रिप्लेस हो चुका है। तो सपोज देन ये इस तरीके से चेंज हो चुका है, ए किस में कन्वर्ट हो गया, सी में। तो डेफिनेटली ये जब सी में कन्वर्ट होगा यहाँ पे तो ए का सी में कन्वर्ट हो जाना, एडेनिन का साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि प्यूरिन से पिरामिडिन में कन्वर्ट हो जाना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहलाता है। इसको एज अ डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्यूरिन कौन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन। विद द रिस्पेक्ट ऑफ डीएनए हमारी बात चल रही है। ठीक है, और पायरामिडिन कौन कौन से हैं, साइटोसिन है और थायमिन है। ठीक है, तो अगर डीएनए की सीक्वेंस में पहले ए था और वो जी में रिप्लेस हो गया या फिर पहले जी था और वो ए में रिप्लेसमेंट हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन कहलाएगा। सेम यहाँ पे जो ये पिरामिडिन है जो
और दूसरे पिरामिडिन में यानी कि साइटोसिन थायमिन में अगर चेंज हो गया तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। यानी कि सेम फैमिली में ही अगर एक्सचेंज हो रहा है, डीएनए की सीक्वेंस में पहले सी था जो अब चेंज हो गया टी में, या पहले टी था अब चेंज हो गया सी में, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। लेकिन अगर अदर फैमिली, यूं समझने के लिए है कि सपोज देन यहाँ पे प्यूरिन से पिरामिडिन में रिप्लेसमेंट हो रहा है, पहले डीएनए की सीक्वेंस में ए था और ए की जगह कोई रेडिएशन आके गिरी और ए किस में चेंज हो गया, साइटोसिन में, ठीक है। एडेनिन अब किस में चेंज हो गया, साइटोसिन में। तो ऐसा जो म्यूटेशन कहलाएगा वो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होगा। सेम इसी तरीके से पहले ग्वानिन था और यहाँ पे रेडिएशन आई और वो किस में रिप्लेस हो गया, थायमिन में, तो ये प्यूरिन है और प्यूरिन से पिरामिडिन में रिप्लेसमेंट अगर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहलाता है। तो इस तरीके से अगर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन बेस पेयर का दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर में चेंज हो जाना, वो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो बेसिकली ये एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हमें देखने को मिलती है, जहाँ से रेप्लिकेशन, जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा होता है तो उस सीक्वेंस में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस वजह से ए हो सकता है सी में चेंज हो जाए या ए हो सकता है जी में चेंज हो सके, क्योंकि फोटो कॉपी बनती है रेप्लिकेशन एस फेज स्टेज के अंदर। तो हो सकता है कुछ स्लाइटली कुछ पर्टिकुलर म्यूटेशन की वजह से वो जो फोटोकॉपी या रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो सही तरीके से ना हो। सेकंड टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें और वो था हमारे पास कौन सा, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बच्चों, इस म्यूटेशन का एक और नाम भी है, इसको बोला जाता है गिब्रेस म्यूटेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर या तो कोई एक नाइट्रोजन बेस पेयर ऐड होगा या फिर कोई एक नाइट्रोजन बेस पेयर डिलीट होगा। तो बेसिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लॉस और एडिशन ऑफ वन और रेयरली more than one nitrogen base pair in structure of DNA। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रेम जो है तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन बनता है, उसमें चाहे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो या चाहे उससे डिलीट हो, तो डेफिनेटली तीन का जो फ्रेम होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक के अंदर हमें एडिशन देखने को मिलेगा, या तो कुछ ऐड हुआ होगा या फिर कोई एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, डिलीट, ठीक है। एडिशन में वन और रेयरली मोर देन वन नाइट्रोजन बेस पेयर जो है ऐड होगा, और डिलीशन में लॉस ऑफ वन या रेयरली मोर देन वन नाइट्रोजन बेस पेयर का जो है लॉस होगा नाइट्रोजन बेस का इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो या तो लॉस होगा या फिर एडिशन होगा, एडिशन होगा तो ये इसमें आएगा और लॉस होगा तो वो डिलीशन में आएगा, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है कंप्लीटली जेनेटिक कोड की रीडिंग को चेंज कर देता है और इससे एमिनो एसिड की सीक्वेंस, उसकी स्ट्रक्चर पे और प्रोटीन की फंक्शनैलिटी पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्रिएट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पहले एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये डीएनए की एक ओरिजिनल सीक्वेंस है, ठीक है। TAACTGCAGGT एक ये क्या है, सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की। एक नॉर्मल
डीएनए के अंदर, ओरिजिनल सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसमें पहला म्यूटेशन हो गया सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर बेस पेयर चेंज होगा। जैसे कि ये जो टी था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, सी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे पायरेमिडिन टू पायरेमिडिन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अब डीएनए की जो सीक्वेंस है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से। उसके बाद में सेकंड म्यूटेशन अगर कुछ ऐड हो जाए तो सपोज देन यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड एक ऐड हो गया, ओरिजिनल सीक्वेंस में सी और टी आना था एक साथ, लेकिन अब एक और सी साइटोसिन ऐड हो गया। तो अब आप देखो पहले जो कोडोन बन रहा था वो कैसा बन रहा था, ये एक कोडोन, ये दूसरा कोडोन और ये तीसरा कोडोन इस तरीके से बन रहा था, और ये फोर्थ सोन चल रहा था। अब क्या है यहाँ पे एडिशन हो गया, तो पहला कोडोन तो सही आ रहा है, अगर आप चेक करो टी टी ए ए हमारा सही कोडोन आ रहा है। यहाँ पे टी ए है नॉर्मल में भी और ये भी, यानी कि फर्स्ट कोडोन बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड कोडोन पे अगर आप ध्यान दो सी टी जी है, ठीक है, जबकि यहाँ पे सेकंड कोडोन बिल्कुल चेंज हो गया है, सी टी बन रहा है। थर्ड कोडोन सी ए जी था, यहाँ देखो ये थर्ड कोडोन हमारा नॉर्मल कंडीशन में CAG है, और अगर आप देखोगे तो GCA हो गया। तो इधर की साइड में फ्रेम क्या हो गया, शिफ्ट हो चुका है। इधर नेक्स्ट एक और कोडोन बन गया GGT। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जब जीन ऐसा है तो इसको देख के RNA ऐसा बनेगा। RNA के 3 कोडोन को रीड करके अमीनो एसिड सेट होते हैं, और एमिनो एसिड की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ तो आरएनए चेंज हुआ, आरएनए चेंज हुआ तो कोडोन चेंज हुए, कोडोन चेंज हुए तो डेफिनेटली एमिनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी, जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनैलिटी चेंज होगी। थर्ड हमें देखने को मिल रहा है डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ये एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो जिससे कि फ्रेम इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहला कोडोन तो सेम है लेकिन दूसरा कोडोन चेंज, तीसरा कोडोन भी चेंज हो गया। तो चाहे डिलीशन हो चाहे एडिशन हो, दोनों ही केस के अंदर हमें जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती हुई नजर आएगी, जिससे कि एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर क्रिएट होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कंप्लीट जो रीडिंग है जेनेटिक कोड की या जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि आरएनए चेंज तो डेफिनेटली एमिनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज होगा, जिससे कि प्रोटीन में भी चेंज होगा। तो जेनेटिक कोड या जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज्ड हो जाएगी। और ये क्या करेगी, इट लीड्स टू चेंज इन ऑल एमिनो एसिड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो ए न्यू प्रोटीन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे इज फॉर्म्ड, क्योंकि एमिनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हुई तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा और एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा विच इज कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस, जो पहले बनना चाहिए था, एक नॉर्मल स्टेट में बनना चाहिए था प्रोटीन, उससे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। इस वजह से प्रोटीन चेंज होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इस डिफरेंट प्रोटीन की वजह से उसकी फंक्शनैलिटी चेंज होगी, और जो कि किसी एक डिसऑर्डर को क्रिएट कर सकती है। सो फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होगा, मोर harmful as compared to substitution। ठीक है, सो
यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं और कुछ डिसऑर्डर तो लिथेलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हमारे सामने म्यूटेशन आते हैं। अदर टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें जैसे कि अदर टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन में कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो पॉइंट म्यूटेशन बात आ रही है तो यहाँ पे एक सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्ट डीएनए का यहाँ पे क्या जाएगा, म्यूटेशन में जाएगा, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा, चेंज आएगा। पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ वन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या आएगा, चेंज होएगा। और ये अदर जो टाइप है, अदर टाइप है, ये आगे 3 टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। एक तो हमारे पास रहेगा मिससेंस म्यूटेशन, एक हमारे पास रहेगा नॉनसेंस म्यूटेशन, और थर्ड हमारे पास रहता है सेम सेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो हम इन तीनों को समझते हैं पहले थ्योरेटिकली। पहला जो म्यूटेशन है हमारे पास कौन सा है, मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड change in genetic code cause the change of one amino acid of a polypeptide chain, यानी कि प्रोटीन की बात हो रही है, polypeptide chain, it is called missense mutation। यानी कि इस म्यूटेशन में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जेनेटिक एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ जेनेटिक कोड के, जिससे कि एक एमिनो एसिड में चेंज हुआ, और वो जो एमिनो एसिड है उसके चेंज होने से तो उससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम देखेंगे वो कौन सा होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है तो जो चेंज हो जाने से जो नया कोडोन बनता है वो कोडोन एज अ स्टॉप कोडोन की तरह बिहेव करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड चेंज इन वन कोडोन cause टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब स्टॉप हो गया, ऑफ पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो, यानी कि एक बेस पेयर में चेंज हुआ जिससे कोडोन अब वो एज ए फंक्शनल कोडोन ना रह के वो एज ए स्टॉप कोडोन की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जिससे कि producing nonsense कोडोन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉनसेंस। और जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो क्या कहलाएगा, सेम सेंस कोडोन। ठीक है, और सेम सेंस में क्या है, अगर न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो भी गया तो क्या अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ, सेम अमीनो एसिड बनेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि
more than one type of codon responsible for same amino acid। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल AUC या फिर AGU, ठीक है, ये मान लो सेम कोडोन बना रहे हैं, ये भी अमीनो एसिड फर्स्ट बना रहा है, ये भी अमीनो एसिड फर्स्ट बना रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बात करें AGU, ये भी अमीनो एसिड फर्स्ट बना रहा है। तो मतलब एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए मोर देन वन टाइप ऑफ कोडोन हो सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे C लगा देते हैं। अब क्या हुआ कि मान लो U जो है, U ये रिप्लेस हो गया किस में, C में। ठीक है, तो अब ऐसे केस में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, लेकिन अमीनो एसिड तो सेम ही बन रहा है ना, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से बताएंगे कि ए चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड इन ए कोडोन डज नॉट चेंज एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को चेंज नहीं करेगा किसके अंदर, इन पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब प्रोटीन के अंदर। कोडोन चेंज हुआ, लक बाय चांस प्रोटीन सेम बना रहा है वो, तो कोस बोथ, बिकॉज बोथ कोडोन्स कोड सेम एमिनो एसिड, तो ये हमारा सेम सेंस म्यूटेशन कहलाता है। इन तीनों को एज एग्जाम्पल समझे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो अदर टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एक जब म्यूटेशन नहीं हुआ तो उस स्टेट में डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जो डीएनए की नॉर्मल सीक्वेंस थी वो थी टीटीसी। इसको देख के डीएनए क्या बना, टीए से और सीजी से अटैच होता है, तो मतलब इसको देख के एमआरएनए बना। और ये एएजी जो ये कोडोन है, ये लाइसिन एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब जैसे ही साइलेंट म्यूटेशन होता है, ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, कि साइलेंट म्यूटेशन हम उनके लिए बोला जाता है कि जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, या सेम सेंस जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएशन जो है हमें एमिनो एसिड के अंदर या प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर क्योंकि सेम एमिनो एसिड ही यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे साइलेंट यानी कि सेम सेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे टी था, तो अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, टी हो गया, यानी कि सी जो है वो किस में रिप्लेस हो चुका है, टी के अंदर। अब जिसकी वजह से कोडोन देखो चेंज हो गया। AAG होना चाहिए था ऑफिशियली, लेकिन AAA हो गया। ठीक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, AAG भी लाइसिन बना रहा है और AAA भी क्या बना रहा है, लाइसिन बना रहा है। तो नो चेंज इन प्रोटीन, तो ये एक साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन बोल सकते हो। अब बात करते हैं नॉन सेंस में। नॉन सेंस में क्या है कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे चेंज आया है, टी जो है वो किस में रिप्लेस हो गया, ए में, जिससे कोडोन क्या बना हमारा, UAG, और UAG कोडोन एक्ट एज ए स्टॉप कोडोन। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, मिस सेंस। ठीक है, मिस सेंस में क्या हुआ, दो तरीके से हो सकता है मिस सेंस, कि अगर आप देखो कि ये जो टी है, ये टी किस में रिप्लेस हो गया, सी में। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्टेट था, अब TCC बना, TCC बनने से AGG बना कोडोन, और जिससे आर्जिनिन एमिनो एसिड बना। अब क्या है, आर्जिनिन एमिनो एसिड
का जो प्रॉपर्टी है वो लाइसिन अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी से मैच करती है, यानी कि ये दोनों ही बेसिक प्रॉपर्टी के हैं। यानी कि कन्वर्जेंट कंजर्वेटिव जो मिससेंस म्यूटेशन होता है ना, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि डेफिनेटली अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो चेंज हुआ है, लाइसिन से अब आर्जिनिन अमीनो एसिड आया है, यानी कि सीक्वेंस में डेफिनेटली चेंज हुआ है, बट प्रोटीन की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये भी बेसिक नेचर का था, लाइसिन भी और आर्जिनिन भी क्या है, बेसिक नेचर का है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुए है, प्रॉपर्टी एज इट इज है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्रॉपर्टी जो है दोनों की ही बेसिक है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। लेकिन सेकंड जो म्यूटेशन है नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, अमीनो एसिड भी चेंज हो गया, ठीक है, साथ के साथ प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। ये बेसिक नेचर का था तो ये पोलर नेचर का आ गया। ठीक है, ये भी अगर देखोगे इन तीनों का नेचर सेम है, लेकिन इसका नेचर अलग हो गया, यानी कि जो एक नॉर्मल प्रोटीन था उस नॉर्मल प्रोटीन से अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करने वाला अब अगर डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनता है तो उसको हम मिससेंस नॉन कंजर्वेटिव बोला जाता है। तो इस तरीके से ये आपके सारे टाइप के जीन म्यूटेशन या फिर आप पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हो, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया, फ्रेम शिफ्ट भी हो गया, साइलेंट, नॉनसेंस, मिससेंस, सारे टाइप के म्यूटेशन हो गए। जीन म्यूटेशन जब भी अकर करेगा कोई ना कोई पर्टिकुलर ट्रैट जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज, तो एमआरएनए की सीक्वेंस में चेंज, और एमआरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन चेंज तो डेफिनेटली एमिनो एसिड, उसकी सीक्वेंस, प्रोटीन की स्ट्रक्चर और प्रोटीन की फंक्शनैलिटी सब चेंज हो जाएगा। और ऐसे केस में कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका जीन म्यूटेशन। अब देखते हैं कि ये जो म्यूटेशन है इनकी होने की वजह क्या होती है, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं म्यूटाजन। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द म्यूटाजन्स। म्यूटाजन्स क्या होते हैं, यानी कि म्यूटाजन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो विच कॉज म्यूटेशन। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटाजन्स होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो हम फिजिकल म्यूटाजन बोलते हैं, और जो सेकंड होता है वो होता है केमिकल म्यूटाजन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला फिजिकल म्यूटाजन के बारे में बात करें। फिजिकल म्यूटाजन, तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल म्यूटाजन कौन से होते हैं। तो बच्चों फिजिकल जो म्यूटाजन्स होते हैं वो मेनली रेडिएशंस होती हैं, और रेडिएशन भी 2 टाइप की होंगी, यानी कि फिजिकल में मेनली कौन आएंगे, मेनली इंक्लूड्स रेडिएशंस। ठीक है, और ये जो रेडिएशन है ये 2 टाइप की होंगी, एक तो आयनाइजिंग रेडिएशन और एक होंगी नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन में हम अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन डिस्कशन करते हैं, जबकि नॉन आयनाइजिंग के अंदर हम यूवी रेडिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। यूवी रेडिएशन के पास लेस पेनिट्रेशन पावर होती है, और जो स्किन होती है हायर ऑर्गेनिज्म की वो बड़ी ही जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सो दे डोंट
cause any effect in higher organism, but UV radiation एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव म्यूटेशन है इन माइक्रोब्स के लिए, और जिसकी वजह से उनके अंदर डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन जो है वो बेसिकली माइक्रोब्स के लिए काफ़ी हार्मफुल रहती है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म के लिए यूवी रेडिएशन क्या करती है, ये लेस पेनिट्रेशन पावर होती है, यानी कि इसकी काफ़ी लेस पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से जो हायर ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो क्या कर लेंगे, हायर ऑर्गेनिज्म तो इसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, बट लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बेसिकली माइक्रोब की बात करें तो माइक्रोब के लिए काफ़ी क्या रहती है, हार्मफुल रहती है। क्या करती है यूवी रेडिएशन, अगर इसकी बात करें तो यूवी रेडिएशन जो है वो बेसिकली थायमिन डायमर का फॉर्मेशन करती है। थायमिन डायमर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये देखें तो दो जो पास में जो थायमिन रहते हैं डीएनए में, सपोज देन ये डीएनए है, यहाँ पे ए टी जी सी, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ए टी, कुछ इस तरीके से ये दो थायमिन अगर देखो पास है, और यहाँ पे आई कौन सी, यूवी रेडिएशन, जिससे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और अब जो बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो ये टी है, ये टी और ये टी अब आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से तो दो पास वाले टी ने आपस में क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, इसको हम क्या बोलते हैं, थायमीन डायमर। ठीक है, तो ये म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है। और जो ये आयनाइजिंग होता है, ये बेसिकली एक्सरे की बात करें तो ये क्या करती है, ब्रेक डाउन डीएनए बैकबोन। ठीक है, यानी कि जो पेंटोज और शुगर की बनी हुई जो बैकबोन होती है उसको तोड़ देता है। इसको एज ए डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, जिसमें स्पेसिफिक हम एक्सरे या गामा रेडिएशन की बात करें तो ये डीएनए की जो स्टैंड होती है उसमें ब्रेक कर देती है, सिंगल स्टैंड या दोनों स्टैंड के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या उसने कर दिया, ब्रेक कर दिया। जबकि नॉन आयनाइजिंग यानी कि यूवी रेडिएशन की बात करें, यूवी रेडिएशन क्या करती है, थायमीन डायमर बना देती है, जो यहाँ पे इस तरीके से, जो यहाँ पे दो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी अब वो बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, इस तरीके से ये आपको दिख रहा है थायमीन डायमर का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये फिजिकल म्यूटाजन जो हैं वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटाजन, वो कौन से हैं, केमिकल म्यूटाजन। ठीक है, केमिकल म्यूटाजन की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे मस्टर्ड गैस, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। मस्टर्ड गैस इज अ फर्स्ट आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटाजन, ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है आपके। ठीक है, और उसके अलावा सेकंड नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, थर्ड जो केमिकल हमारे पास है वो है बेस एनालोगस। बेस एनालोगस क्या होते हैं बच्चों, ये वो केमिकल होते हैं, दोज केमिकल्स जो कि नाइट्रोजन बेस पेयर से काफ़ी अच्छी रिजेम्बलेंस दिखाते हैं, विच आर सेम एज नाइट्रोजन बेस इन फंक्शन। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस पेयर की तरह काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन बेस पेयर की जगह खुद आ जाएंगे। सो दे आर कोल्ड बेस एनालॉग, यानी कि डुप्लीकेट है नाइट्रोजन बेस पेयर के, और डीएनए में अगर ये आ गया तो डुप्लीकेट आ गया, और
आप इनको क्या बोल सकते हो, डुप्लीकेट भी बोल सकते हो, डुप्लीकेट्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और फोर्थ केमिकल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि क्या एग्जांपल रहेगा, जैसे कि एमिनो प्यूरिन है, ठीक है, ये एडेनिन का बेस लोग है, एडेनिन की जगह ये आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ केमिकल है वो है एल्केलाइटीन एजेंट्स। ठीक है, जिसमें EMS आ सकता है या MMS आ सकता है, यानी कि फुल फॉर्म की बात करें तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट। ठीक है, और ये हो जाएगा मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। ठीक है, मीथेन सल्फोनेट है। और फिफ्थ और सबसे लास्ट जो है वो हमारे पास रहते हैं एक्रिडीन एंड फ्लेविन डाइज। ये 5 स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन है जो केमिकल है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस लेक्चर में जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन के साथ साथ आपने म्यूटाजन को भी डिटेल में पढ़ा, और ये भी देखा कि जो जीन म्यूटेशन है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पे चेंज होने से पूरे के पूरे DNA की सीक्वेंस में, RNA की सीक्वेंस में, एमिनो एसिड की सीक्वेंस में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन और किसी पर्टिकुलर ट्रैट को इफेक्ट कर सकता है। और म्यूटेशन क्रिएट करने वाले सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, म्यूटाजन कहलाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।